वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल दौन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2019-20 का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं और ये मैट का रहेगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का रहेगा। ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र होता है। इस प्रश्न पत्र में हम इस सॉल्व में हम सिर्फ प्रश्नों का हम आंसर नहीं देखेंगे, बल्कि हम उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। यानी जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक हम प्रत्येक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे करके सॉल्व हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले स्टूडेंट आप जीके की कॉपी निकाल के रखिए अपनी, जिससे कि आप नोट भी करते रहें। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, उसका सॉल्यूशन बताऊं, तो आप वैसे करके नोट भी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं और उससे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या दिए हैं? प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के लिए दिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में समानुपातिक चिन्ह, ये जो समानुपातिक चिन्ह दे रखा है, के बाईं ओर दो शब्दों, अक्षरों एवं आकृतियों में कुछ संबंध है, यानी इन दोनों में कुछ रिलेशन है। ठीक है, ये जो समानुपातिक चिन्ह के इधर कोई बाईं ओर जो रिलेशन इनमें है, तो वही दाहिनी ओर दाहिने ओर के दोनों अक्षरों, अंकों और आकृतियों में भी है, जिनमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। आपको क्या करना है? चूज द मिसिंग वन फ्रॉम गिवन द अल्टरनेटिव्स। जो आपको अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं, यानी अल्टरनेटिव क्या है आपका? ए बी सी डी ये दे रखे हैं, इनमें से आपको चूज करना है। तो आई होप कि आपको जो निर्देश हैं वो आपको समझ में आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मूर्तिकार का जो संबंध प्रतिमा से है, तो कवि का वही संबंध किससे होगा? पोएट का वही रिलेशन किससे है? तो क्या कैनवस, हमारे पास ऑप्शन है कैनवस, कलम, कविता, छेनी। तो मूर्तिकार क्या बनाता है? प्रतिमा बनाता है। तो कवि क्या बनाएगा? कविता। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, पोयम। पोयम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। ABCD NP-RT, जो रिलेशन ABCD का NP-RT से है, तो वही रिलेशन FGHI का किससे होगा? तो पहले मैं इसको आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। इसका वही FGHI का जो वही रिलेशन C से होगा, यानी SUWY, ये इसका राइट आंसर है। अब ये राइट आंसर क्यों है? ठीक है, C इसका राइट आंसर क्यों है? तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है, आपको विजुअल हो रहा होगा। तो ABCD का NP-RT से क्या रिलेशन है? ए में हम अगर 15 जोड़ेंगे, सबसे पहले आप अपने दिमाग में जब भी आप मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ए को 1 और जेड को 26 मान लेंगे। ठीक है, तभी आप इनको मैथ को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ए का जो रिलेशन एन से है, तो क्या है? ए में +13 करेंगे तो एन आ जाएगा, बी में +14 करेंगे तो पी आ गया, सी में +15 कर रहे हैं तो आर आ जा रहा है, और डी में +16 कर रहे हैं तो टी आ गया। तो वैसे ही एफ में +13 करेंगे तो एस, जी में +14 करेंगे तो यू, एच में +15 करेंगे तो डब्ल्यू, और आई में +16 करेंगे तो वाई आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको ने समझ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जो रिलेशन 24 का 126 से है, यानी 24 का जो रिलेशन 126 से है, तो 48 का वही रिलेशन किससे होगा? तो 48 का वो रिलेशन किससे होगा? तो मैं पहले इसको आपको इसके जो सही ऑप्शन है वो बता देता हूं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 344, यानी 344 से होगा। यहां पे 48 के बाद 344 आएगा। अब 344 कैसे आएगा? ठीक है, देख लेते हैं सॉल्यूशन में, देख लेते हैं कैसे करके 344 आया। तो 24 कैसे आया? तो 5 का वर्ग ऋण 1 तो 24, 5 की त्रिघात या 5 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1 126, यानी 5 का क्यूब क्या होता है? 125, 5 × 5 × 5 125, और उसमें +1 करेंगे तो 126। तो वैसे 48 क्या है कि 7 का वर्ग 7 का स्क्वायर -1, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और -1 1, तो 48। तो वैसे ही 7 का क्यूब और +1 तो कितना हो गया? 344। तो इसलिए डी राइट आंसर है। ठीक है,
इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आहार का जो रिलेशन व्यंजन सूची से है तो पुस्तकों का वही रिलेशन किससे होगा, यानी फूड का जो रिलेशन मेनू से है तो वही बुक का वही रिलेशन किससे होगा, तो बुक का वही रिलेशन किससे होगा, कैटलॉग से। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आहारों की सूची को व्यंजन सूची, आहार जिसमें व्यंजन सूची किसके मेनू क्या है, जिसमें बहुत सारे, आप होटल में जाते हैं तो बहुत प्रकार के उसमें लिखे हुए होते हैं, तो वैसे आप अगर लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ कैटलॉग मिलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, आई होप कि आपने जीके की कॉपी में नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 5 का जो 9 का जो रिलेशन 50 से है तो 105 का रिलेशन वो किससे होगा। ठीक है, कौन सी ऐसी संख्या है यहाँ पे जो कि 105 के साथ सिमिलर होगी। तो 5 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, 5 का वही रिलेशन डी से रहेगा। डी इसका राइट आंसर है। अब डी कैसे करके है देख लेते हैं। पहले हम डी देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि 50 कैसे आया भाई। तो 50 आया 9 5 जा 45 प्लस 5, तो यानी 9 5 जा 45 प्लस 5 50 ये आया। ठीक है, कैसे करके 9 का रिलेशन 50 से ऐसे है, तो वही 20 का वही रिलेशन 105 से है, तो 25 जा 100 और प्लस 5 105, तो ये इसलिए 20 क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 20 इज राइट आंसर है। ठीक है, बी सी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। स्टूडेंट इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जो अभी सब्सक्राइब बटन है आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। आपने चैनल पे देख ही लिया है कि कितने प्रकार के वीडियो हैं जो सारे परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है महासागर और प्रशांत। तो आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। जितने महासागर हैं उनमें जो पैसिफिक ओशियन है वो सबसे बिगेस्ट ओशियन है। ठीक है, तो द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो 6 का जो राइट आंसर है वो है ए, ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड इज राइट आंसर। ठीक है, जो रिलेशन ओशियन का पैसिफिक से वही आइलैंड का ग्रीनलैंड से है। ठीक है, आई होप कि आपको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। जो रिलेशन 9 का 24 से है, 9 का 24 से जो रिलेशन है तो वही रिलेशन किसका 6 के साथ होगा, यानी इनमें से किसका, जो ऑप्शन ए बी सी डी दे रखे हैं इनमें किसका रिलेशन 6 के साथ रहेगा। तो पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है डी 3। यहां पे 3 आएगा, यहां पे जो ये बना रखा है मैंने, तो यहां पे प्रश्नवाची की जगह 3 आएगा। अब 3 कैसे आएगा चलिए देख लेते हैं। पहले 24 कैसे आया, 9 का रिलेशन 24 से क्या है, तो 9 3 जा 27 और -3 24। तो वैसे 6 कैसे आएगा, 3 3 जा 9 और -3 6। ठीक है, तो वही 3 का रिलेशन वही 6 के साथ होगा। जो रिलेशन 9 का 24 के साथ है तो 6 का वही रिलेशन 3 के साथ रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपने अपनी जी की कॉपी में नोट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो जो रिलेशन ASTN का ZTSO से है तो वही रिलेशन MSUB का किससे होगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको 8 का राइट आंसर बता देता हूं। 8 का जो राइट आंसर है वो है डी, LTTC। अब कैसे है LTTC, तो ये देख लीजिए, ए का में हम -1 करेंगे तो Z, या आप अगर इसको Z नहीं G कहते हैं तो G या Z आया। S में हम +1 करेंगे तो T आ गया, T में -1 करेंगे तो S आ गया, N में +1 करेंगे तो O निकल आ जाता है। तो आपने अब समझ लिया है कि ASTN का रिलेशन ZTSO से क्या है। तो वही रिलेशन MU
एस बी का, एम में अगर हम -1 कर लेते हैं तो एल आ जाता है, एस में हम +1 कर ले रहे हैं तो टी आ जा रहा है, यू में हम -1 कर दे रहे हैं तो टी आ जा रहा है, और बी में हम +1 कर दे रहे हैं तो सी आ जाता है। ठीक है, आप ये जो लाल से मैंने खींच रखे हैं, आप इनको देखेंगे वो नीचे बाय मिस्टेक टाइप हो गया था। ठीक है, तो आपने देख लिया कि एल टी टी सी कैसे करके आया कि -1 +1 -1 और +1 करके। तो ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 8 आपने नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये फिगर वाले हैं और ये आप अपने आप कर लेंगे, इसमें बगैर सॉल्यूशन के आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए आप, ये फिगर ऐसा था फिर ऐसा हो गया, अब ऐसा है तो कैसा हो जाएगा। तो 9 का जो राइट आंसर है आपने बिल्कुल करेक्ट कर लिया है। 9 का जो राइट आंसर है वो है डी। आप भी देखिए ना, यहाँ पे तीर के निशान बने हैं और यहाँ पे गोले हो गए। अब चूंकि यहाँ पे बीच में वर्ग है, ठीक है, यहाँ पे इसके मुंह पे वर्ग है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी फिगर वाला है और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इसमें आप सिर्फ स्टार पे नज़र रखिए, स्टार यहाँ पे था, अब यहाँ पे चले गया। यहाँ पे ये जीरो या गोला जो भी कहेंगे आप, ये ओवल यहाँ पे है तो दूसरे में कहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, सीधी बात है। और यहाँ पे सिर्फ किसका है, सिर्फ डी का है। ठीक है, तो 10 का डी राइट आंसर है। ठीक है, ये देख लीजिए आपने देख लिया होगा, ये स्टार है, स्टार इधर चले गया, तो अब ये ओवल है, अंडाकार का है, ये जीरो है जो भी माने, तो ये कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं और उससे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक के लिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों, अंकों, अक्षरों, आकृतियों की श्रृंखला दी गई है जो कि किसी तर्क पर आधारित है। उस तर्क को समझकर दिए गए विकल्पों में लुप्त पद आकृति को चुनिए। आपको मिसिंग टर्म और फिगर दिए गए हैं, मिसिंग टर्म और फिगर को आपको चूज करना है, और जो अल्टरनेट दिए गए हैं उनमें से आपको चूज करना। अल्टरनेट क्या है, ए बी सी डी ये दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है। तो जो हमारे पास प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है W144। यहाँ पे प्रश्न मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, S100, Q81 और O64। तो पहले आप ये देख लीजिए कि ये क्या है, वर्ग है। 12 का वर्ग 144, ठीक है, 10 का वर्ग 100, 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 64। तो यहाँ पे क्या आएगा, निश्चित से यहाँ पे 11 का वर्ग आएगा। 11 का वर्ग क्या होता है, 121। अब यहाँ पे देखिए 2 हो गए 121। अब कैसे होगा, अब आप ये देखिए कि इनमें क्या है, 2 का गैप है, ठीक है, W और S, O, P और Q, ठीक है, 2 छूट रहे हैं, यानी एक बीच में रह रहा है, तो Q और S के बाद क्या रहेगा, एक और रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 11 का वो रहेगा A, U121। अब U121 कैसा है, ये आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं। मैंने आपके लिए पूरा सॉल्यूशन बना रखा है कि कैसे करके ये हुआ। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले W144 है तो वो 12 का वर्ग है, ठीक है, U121 आया तो ये क्या होगा, 11 का वर्ग, ये 10 का वर्ग, ये 9 का वर्ग, ये 8 का वर्ग। इतना तो आपने ऊपर समझ लिया था। अब W में -2 करेंगे तो U आएगा, U में -2 कर रहे हैं तो S, S में -2 कर रहे हैं तो Q, और Q में -2 कर रहे हैं तो O। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ में आ गया है कि कैसे करके U121 निकला, और आपने ये नोट भी कर लिया है, ठीक है। नहीं किया तो आप तुरंत करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। DHL, PTX, BFJ और उसके बाद क्या, इस सीरीज में नेक्स्ट क्या। तो पहले मैं इसका आपको राइट आंसर बता लेता हूं, वैसे आपने देख ही लिया है। तो इसका जो 12 का जो राइट आंसर है वो है C, NRV।
अब आप देखिए इनमें कहीं ना कहीं डिफरेंट है, 12 का डिफरेंट है। यहाँ पे प्लस 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 करके है, यहाँ पे माइनस 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 करके है, और यहाँ पे प्लस प्लस करके अगर हम इनमें प्लस 12 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, NRV निकल आएगा। तो आपने ये सॉल्यूशन भी आपने नोट कर लिया है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे माइनस माइनस मान के चलिए, यहाँ पे बाय मिस्टेक प्लस प्लस लिख दिया था, तो लेकिन ये माइनस माइनस करके, लेकिन डिफरेंट चाहे प्लस करें या माइनस करें, डिफरेंट कितने का है, 12 का है। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है C, NRV, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 1, 6, 15 और फिर इस सीरीज में ये मिसिंग नंबर है, और 45, 66 और 91। तो यहाँ पे जो मिसिंग है इसकी जगह पे क्या आएगा, तो 13 का जो राइट आंसर है वो है D, 28। अब देख लेते हैं कि 28 कैसे करके आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्यूशन दे रखे हैं, आप ही देखिए कि 1 कैसे आया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। 6 कैसे आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 6। इसमें देखिए आप 2 का अंतर आ रहा है, 1 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर 11 से और फिर 13 से। और यहाँ पे सीरीज क्या हो जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके आगे बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने वो 2 की सीरीज में बढ़ रहे हैं। तो 1 से 1 को गुणा किया तो 1 निकला, ठीक है। 2 से 3 को गुणा किया तो 6 आया, 3 से 5 को गुणा किया तो 15 आया। अब 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा, तो इसलिए डी राइट आंसर हुआ। और 45 क्यों आया, 5 को 9 से गुणा किया तो 45 आया, 6 को 11 से गुणा किया तो 66 आया, और 7 को 13 से गुणा किया तो 91 आया, 91 आया, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया है, ठीक है, कि क्यों यहाँ पे 28 राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पे ये संख्याएं हैं और यहां पे क्या आना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो 14 का राइट आंसर है वो है डी, कि यहां पे 10,000 था, फिर 11,000 हो गया, फिर 9,900 हो गया। तो ये कैसे करके इस सीरीज में यहाँ पे कैसे है, तो आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया, 10,000 में 10% को प्लस कर दिया तो 11,000 आ गया। 11,000 में 10% माइनस कर दिया तो 9,900 आ गया। उसमें फिर 10% प्लस किया तो 10,890 आ गया। उसमें 10% माइनस किया तो 9,801 आ गया। और इसका अगर हम 10% निकालेंगे और फिर 10% ऐड करेंगे तो राइट आंसर ये रहेगा, हमारा डी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो आपने इसको भी पूरे प्रश्न को नोट कर लिया है, ठीक है। नहीं किया तो एक बार आप इस प्रश्न को और देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से इस प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1, 6, 21, 66 और नेक्स्ट क्या, तो 15 का जो राइट आंसर है वो है बी, 201। अब 201 कैसे आया, इसके 2 तरीके हैं। ये तो आप, एक तो मैंने यहां पे सॉल्यूशन दे रखा है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ये देखिए, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 बराबर 21, 6 18 धन 3 21। 21 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3, 21 63, 63 और धन 3 66। तो 66 मल्टीप्लाई बाई 3 और धन 60, ये देख लेते हैं, 66 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3, तो राइट आंसर आएगा 201। आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। आप दोनों विधियों को से लेकिन आंसर 201 ही आएगा, बी ही इसका राइट आंसर है। आप इस विधि से भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि 6 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस 3 तो आ जाएगा 21, ठीक है, ठीक है। तो आप इस विधि से या उस विधि से, दोनों विधि से कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है 13, 14, 30, 93, 376, 1885 और नेक्स्ट व्हाट। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है सी। सी इसका राइट आंसर है। अब सी कैसे आया ये देख लीजिए। यहां पे सी राइट आंसर दे रखा है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 तो 14 आ गया। 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 93, 93 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 376 और ऐसे मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 ये आया। तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा डी राइट आंसर। 13 का डी क्या होगा, सॉरी सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये करके सी इसका राइट आंसर आ गया। ये सारी प्रोसेस है, आपको सी राइट आंसर कैसे करके निकला आप ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। 17 क्या है, 6, 42, 76 और यहां पे इस सीरीज में यहां पे क्वेश्चन मार्क 92 और 96। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है डी 83। अब 83 कैसा है, इसमें भी दो विधियां हो सकती हैं। आप इन दोनों में गैप देखिए, 6 और 42 में कितना कितना गैप है, 6 के स्क्वायर के बराबर गैप है। 42 और 67 में 5 के स्क्वायर बराबर यानी 25 का गैप है। तो यहां पे 4 के स्क्वायर के बराबर गैप होना चाहिए। ठीक है, उसके बीच में 3 के स्क्वायर के बराबर गैप होना चाहिए और 92 और 96 में 2 के स्क्वायर के बराबर गैप होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहां पे 83 आएगा और दूसरी विधि ये मैंने यहां पे दे रखी है आपको। ठीक है, तो यहां पे 83 इसलिए राइट आंसर होगा। चलिए, आपको दो विधियों से क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, फिगर वाला है और ये आप कर लेंगे। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है डी। अब डी क्यों आया आप ये देख लीजिए कि यहां पे ऐसा था, पहले जब ये ऐसा था तो सीधा हो गया। ठीक है, फिर ये इस कोने में चले गया, फिर ये इस कोने में आ गया। तो अब ये निश्चित है कि इस कोने में आएगा, ऐसे करके आएगा। ठीक है, पी क्या था, पी ऐसे था, फिर ये उल्टा हो गया, फिर ऐसे था, फिर ऐसे है। तो अब निश्चित है कि अगर ये इस कोने पे आए तो पी इस कोने पे आना चाहिए। ठीक है, तो डी इसलिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 से 28 तक, क्वेश्चन नंबर 28 से 19 से 28 तक निम्नलिखित प्रश्नों के 4 पद दिए गए हैं, भिन्न पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका 19 का मैं राइट आंसर बता देता हूं। 19 का जो राइट भिन्न पद है वो है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये मिरर वाला है। तो ए को अगर हम बी को अगर हम मिरर में देखेंगे तो बी हमेशा क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ठीक है, एक ऐसे ही दिखेगा कि उल्टा दिखेगा, सिर्फ सी है जो मिरर के हिसाब से गलत है। तो 20 का बी क्या होगा, राइट आंसर है। ये इसमें ऑड है। क्वेश्चन नंबर 21 में डी ऑड नंबर है, इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, सोडियम, क्लोरीन, ग्लूकोज, नाइट्रोजन। तो आप देखते हैं कि सोडियम हुआ, क्लोरीन हुआ और नाइट्रोजन हुआ, ये तीनों क्या है, एलिमेंट है, तत्व हैं ये। ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज ये क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसमें सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन टाइप का है। तो इसमें यहां पे दे रखा है 11, 20, 11, 1, 23, 44, 23, 1, यहां पे 13, 24, 13, 1, 19, 18, 19 और 1। अब ये कैसा पैटर्न बनना है, तो आप ये देखिए पैटर्न क्या बनना है, 11 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 20 कैसा है, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 20 आया, ये क्लियर हो गया। 44 कैसा है, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, 23 दूना 40, 46 और माइनस 2 तो आया 44 आ गया। 13
मल्टीप्लाई बाय 2, 13 टू जा 26 और -2 तो कितना हुआ 24। यहाँ पे कितना आना चाहिए 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 और -2 तो ये नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ रहे 19 यहाँ पे नहीं 18 नहीं होगा, 19 मल्टीप्लाई बाय 2 और -2 तो 19 दूना 38, 38 और -2 तो यहाँ पे 36 आना चाहिए था, लेकिन जबकि 18 है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑड है, वो है डी। आपको समझ में आ गया कि इसका दुगना किया, क्या किया 20 कैसा आया 11 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 इक्वल टू 20। 44 कैसा है 23, मैं साफ कर लेता हूं 23 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 44, 23 2 जा 46 और -2 44 आ गया। ये कैसा है 24, 13 2 जा 26 और -2 24 तो वैसे 19 2 जा कितना होता है 38 और -2 होना चाहिए था, तो आंसर अगर यहाँ पे 36 18 की जगह 36 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन 18 है तो इसलिए ये डिफरेंट है, तो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, मैं साफ कर हाँ, तो 24 में क्या है लौंग, काली मिर्च, जीरा, मूंगफली। अब ये देखिए आप लौंग, काली मिर्च, जीरा क्या है ये सब मसाले हैं, सिर्फ मूंगफली क्या है नट है। ठीक है, तो इसमें डी राइट आंसर है। ठीक है, 25 का जो राइट आंसर होगा वो है बी, ये आप स्वयं करेंगे, जिनका मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं उनका आप स्वयं करेंगे क्योंकि वो बहुत ईजी है और हम कई बार उनको कर चुके हैं। अगर आपको ये वाले प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो इससे पहले मैंने एनटीएससी का जो मैथ का पेपर सॉल्व किया है आप उनको भी देख सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, या हमने एनएमएस के जो मैथ के पेपर सॉल्व किए हैं आप उनको भी देख सकते हैं, वो भी आपको यहाँ हेल्पफुल होंगे, आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें वो भी हेल्पफुल होंगे, आप उनको भी देखें। मैं उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये यहाँ पे ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए 26 क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 3 28 4 64 7 343 6 216 तो इनमें रिलेशन क्या है आप इनमें देखेंगे, सब में क्यू है ये। ठीक है, सारे ये 4 का क्यू कितना होता है 64, 7 का क्यू 343, 6 का क्यू यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितना होगा 216, 216 होगा। सिर्फ यहां पे नहीं बनना है, यहां पे 3 का क्यू क्या होता है 27, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 9 और 9 3 जा 27, लेकिन यहाँ पे 28 है तो ये क्या है डिफरेंट है। ठीक है, इनमें सबका क्यू है 4 का क्यू 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64। ठीक है, वैसे 7 का वैसे 6 का, सिर्फ यहाँ पे 3 का ये डिफरेंट है, तो ए 26 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 3 9 5 7 तो यहाँ पे ये तो बहुत ईजी है, आपने कर ही लिया। यहाँ पे 3 5 और 7 प्राइम नंबर है, सिर्फ 9 ही प्राइम नंबर नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 इसमें डिफरेंट क्या है आप ये देखेंगे सी बी और डी में कहीं ना कहीं आयत हैं और त्रिभुज हैं, यानी रेक्टेंगल हैं और ट्राइंगल हैं। सिर्फ ए में डिफरेंट है, इसमें रेक्टेंगल नहीं बन रहे हैं, रेक्टेंगल और ट्राइंगल नहीं है, तो 28 का ए राइट आंसर है। ठीक है, आपने नोट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 से 33 तक, और ये सब क्या है वेन डायग्राम के हैं। आप इसको ढंग से ध्यान से देखेंगे, इसमें है 29 से 33 तक निम्न आरेख का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको ये जो डायग्राम है इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करना है और उसके बाद डायग्राम का जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं उनमें दे रखे हैं। आप पहले हम इसको देख लेते हैं, बहुत अच्छे से देख लेते हैं।
इसमें दिया गया कि सबसे बड़ा त्रिभुज है, जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है वो क्या है, वो कलाकार का है। ठीक है, जो ये सबसे बड़ा वाला है ये है कलाकार का, आर्टिस्ट का। और जो छोटा वाला त्रिभुज है वो है वैज्ञानिक का। ये जो छोटा वाला वैज्ञानिक का, जो वर्ग है वो नर्तक का, और जो वृत्त है वो है चिकित्सक का। ठीक है, अब आपने ये अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको अपने जो जीके की कॉपी में इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे जैसे यहाँ दे रखा है कि जैसे बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसको यहाँ पे वैज्ञानिक लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो तो आपको आसानी हो जाएगी ये समझने में, ऐसे प्रश्नों को करने में आपको आसानी हो जाए। अब चूंकि आपने वो समझ लिया तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो केवल नर्तक हैं? तो 29 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 30, कौन से अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो न तो वैज्ञानिक हैं और न ही चिकित्सक हैं? तो 30 का राइट आंसर है ए और बी। आप ऊपर के इसको ध्यान से देखेंगे क्या ये सही है या नहीं है। पहले आप इसको जीके की कॉपी में बनाइए और फिर आप इस प्रश्नों को, जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं, तो आप उनको मिलाइए। कौन से अक्षर उन कलाकारों को दर्शाते हैं जो नर्तक के साथ साथ चिकित्सक भी हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं हैं? तो 31 का जो राइट आंसर है वो है डी, सी और जी ऐसा नहीं है, सी एंड जी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो न तो चिकित्सक हैं और न ही वैज्ञानिक है? नीदर डॉक्टर और नॉर साइंटिस्ट और नॉर डांसर। ठीक है, नहीं वो नर्तक हैं। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, ए उसका राइट आंसर है। आप जो OMR सीट है उस पर आप ए करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, एक और क्वेश्चन रह गया वेन डायग्राम का। कौन सा अक्षर, which letter represents the scientist who are not artist? तो 33 का कि कौन सा अक्षर उन वैज्ञानिकों को दर्शाता है जो कलाकार नहीं है? तो 33 का जो ये राइट आंसर है वो है सी, एफ। ठीक है, चलिए आपको ये भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 के लिए, निम्न में से कौन सा आरेख दी गई 3 श्रेणियों के मध्य सबसे सही संबंध दर्शाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा, बॉयज, स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्समैन। ठीक है, लड़के, विद्यार्थी और खिलाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो ए है। अब रिलेशन क्या है, जो लड़के हैं वो विद्यार्थी भी हो सकते हैं और खिलाड़ी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ए राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। चोर, वकील, थीफ, लॉयर और क्रिमिनल। तो चोर अपराधी ही होते हैं, ठीक है, और वकील अलग से। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है बी, ये चोर और अपराधी, ठीक है, और वकील अलग से। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आपके 35 क्वेश्चन हो गए। स्टूडेंट, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो सब्सक्राइब बटन है आपकी जो स्क्रीन है उस पर विजिबल है, और इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। ठीक है, आप सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को एक बिंदु बना दीजिए। ठीक है, कि वो अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले वो 30 मीटर उत्तर पश्चिम में चलती है और फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। उसके बाद 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है और अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ती है। अब वो किस दिशा में चल रही है? ठीक है, तो इसमें सबसे बढ़िया है आपके लिए, आप जब ये पेपर दे रहे हैं या आप जब भविष्य में NTSC का पेपर देने वाले हैं तो उसमें आप जो आपके पास पीछे रफ कागज होता है तो उसमें आप डायग्राम बना लें, सीधे ही डायग्राम बना लें, तभी आपके ये प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। तो 36 का पहले मैं आपको ये दिशा संबंधी है, और जो 36 का जो राइट आंसर है वो है सी, नॉर्थ ईस्ट। कैसे आया, मैंने भी एक डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर रखा है। नहीं, आप इसको देख सकते हैं कि पहले वो यहाँ पे ये उसका चलने का बिंदु था, यहाँ से वो इधर चली 30 मीटर, फिर इधर को चली, फिर इधर को चली, और लास्ट में वो इधर को चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में चल रही है। ठीक है, तो आपने ये, आप वहाँ भी अपने जो रफ पेज मिलता है, लास्ट वाला पेज जो रफ कार्य के लिए होता है, तो आप उसमें ये सब कर लेंगे।
ठीक है, ये रफ काम है, आप उसमें कर लेंगे और अपनी जो जीके की कॉपी है आपकी उसमें भी आप ये नोट कर लेंगे, ये फिगर भी नोट कर लेंगे आप, ठीक है, तभी आपको ये ऐसे प्रश्न सॉल्व आएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक्स वाई के दक्षिण पश्चिम में है, एल एक्स के पूर्व में है एवं वाई दक्षिण पूर्व में है, एम एल के उत्तर में एवं एक्स वाई को मिलाने वाली सीधी रेखा पर है, एम वाई किस दिशा में स्थित है। मैंने ये प्रश्न का सॉल्व इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मैंने ऊपर का प्रश्न बता रखा है आपको, और आप इसको स्वयं ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में, जो आपकी कॉपी का पेज है उसमें स्वयं आपको ड्रॉ करेंगे। इसमें मैं आपको इसका सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। तो इसका 37 का जो राइट आंसर है वो है डी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, 37 का जो राइट आंसर है डी, नॉर्थ ईस्ट। चले क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। नीता बिंदु एक्स से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, नीता कहां से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु एक्स से चलना प्रारंभ करती है और वह सीधे 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाती है, ये भी दिशा संबंधी है। तब वह बाएं मुड़ती है और सीधे 2 किलोमीटर चलती है, वह पुनः बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर आगे चलती है। अब वह एक्स से किस दिशा में स्थित है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, बशर्ते मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन इसके लिए भी आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है सी, दक्षिण पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। अब कैसे करके आया नॉर्थ ईस्ट, चलिए देख लेते हैं। ये सबसे पहले आप इस प्रकार के डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। ये दिशा संबंधी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। यहां पे से वो चलना शुरू किया, वो पश्चिम दिशा में चली 5 किलोमीटर, फिर वो ये मुड़ी, फिर ऐसे के, अब वो कहां पे है, अब वो इस बिंदु पे है, ठीक है। तो इसलिए जो 38 का जो राइट आंसर था वो था सी। तो ऐसे करके आप अपनी कॉपी में इस डायग्राम, ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कूट भाषा में बीट को, BEAT को YVZG लिखा तो उसी भाषा में MILD को किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो 39 का जो राइट आंसर है वो है डी, NROW लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे और क्यों लिखेंगे, तो मैंने यहां पे आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है कि आप देखेंगे बीट क्या है अंग्रेजी भाषा के, वो तो मैंने आपको शुरू में बता रखा है कि ए को आप ए मानेंगे और जेड को आप 26 मानेंगे, तभी जाके आपकी इक्वेशन सॉल्व हो पाएंगे। तो बीट क्या है अंग्रेजी भाषा के, जो दोवां BEAT क्या है, दोवां, पांचवां, पहला और 20वां अक्षर है। तो कोड जो YVZG भी क्या है, अंत से, ये अंत से है, दोवां, पांचवां, 1 और 20वां है। तो वैसे MILD क्या है, 13वां, 9वां, आगे से क्रम शुरू से 13वां, 9वां, 12वां और चौथा अक्षर है। तो अब अंग्रेजी भाषा के 13वें, 9वें और 12वें और 4वें अक्षर यानी अंत से, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, ये प्रारंभ से है, ये अंत से है, ये प्रारंभ से है, ये अंत से है। तो वही तब उसी भाषा में माइल्ड को NROW लिखा जाएगा, MILD को NROW लिखा जाएगा, ठीक है। आप इसको भी नोट करेंगे, ठीक है। यहां पे मैंने पूरा लिख के आपको दे रखा है, तो आप कैसे करके इसको, अगर ये लिखा जाता तो इसको ये लिखा जाएगा, ठीक है। आप इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या इसको अपने उसमें नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं हम। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है और पुनः घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में क्या कर रहा हूं, घड़ी कैसे चलती, इधर को, ठीक है। यहां पे अगर यहां पे 12 लिखा है तो यहां पे अगर 12 लिखा है तो घड़ी यहां से चल के यहां आएगी, तो वो विपरीत दिशा में चला। अगर मान बात वो यहां है तो यहां पे से वो विपरीत दिशा में 135 अंश गया और फिर वहां पे से घड़ी के सापेक्ष वो 180 अंश चला, तो घूमता है। तो बताइए कि वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक है। तो 40 का मैं पहले आपको राइट आंसर बता देता हूं, डी, दक्षिण पश्चिम में। कैसे करके, तो डायग्राम का थोड़ा सा आइडिया तो मैंने आपको दे दिया। तो वो यहां, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। यहां पे उसका चलने का बिंदु है, यहां से पहले वो 135 डिग्री पे चला
और फिर वापस 180 डिग्री पे आया। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आपने, आई होप आपने ये डायग्राम भी बना लिया। आप इसको देखें, फिर आप बैक जाके क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे Z को 1 माना गया है, Y को 2 माना गया है, B को 25 माना गया और A को 26 माना गया है। इसी क्रम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताता है। ठीक है, अगर आप इस क्रम को आप आजमाएंगे तो इसमें कौन सा आता है। 41 का जो राइट आंसर होगा वो है सी। अब पीछे से 13 क्या आता है, एन। ठीक है, 22 क्या आएगा, ई। अगर ए 26 है तो ई 22 पे आएगा। ठीक है, और उसके बाद है 4 पे क्या आएगा, डब्ल्यू। उसके बाद 7 पे क्या आएगा, टी। और फिर 12 पे आएगा ओ, और लास्ट में आएगा 13 पे आएगा। 13 तो शुरू में भी 13 ही है, तो लास्ट में आएगा एन। तो ये हुआ न्यूटन। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्या मैंने सही बताया या नहीं, आप इसको चेक करेंगे और कमेंट सेक्शन बताएंगे कि यस, कि आप लिखेंगे 44 यस। ठीक है, अगर मैंने सही बताया है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, REFRIGERATOR को ROTAREGIRFER लिखा गया, यानी उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आर लिखा, पीछे वाला लिखा, फिर ओ लिखा, फिर टी, फिर ए, फिर ऐसे करके लिखा। ठीक है, तो वही उसी सांकेतिक भाषा में कौन से शब्द का कोड NINOITINUMMA होगा। ठीक है, तो यानी सबसे पहले ए लिखना है। ठीक है, फिर डबल एम लिखना है। तो ऐसा कौन है, सबसे पहले ए है और फिर डबल एम है, तो इसमें ए भी है और सी भी है। ठीक है, उसके बाद क्या आना है, यू आना है, तो उसके बाद यू है, यहां तो ओ आ गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 42 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, एमिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। यदि कूट भाषा में REFORM को 426349 लिखा जाता है तथा FORMULA को 6349871 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MULE को लिखा जाएगा। सबसे पहले देखो M को क्या लिखा जा रहा है, यहां M है, M को 9 लिखा। ठीक है, यहां पे भी 1 2 3 चौथे नंबर पे M आया, तो चौथे नंबर पे 9 लिखा जा रहा है। तो यानी M को क्या लिखा जा रहा है, 9 लिखा जा रहा है। और 9 सबसे पहले क्या है, यहां पे सबसे पहले M है, तो 9 एक ही में पहले है। तो 43 का जो राइट आंसर है वो आपने गेस कर लिया है कि 43 का राइट आंसर सी है। ठीक है, आप वहां भी इसी प्रकार के ट्रिक अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। यदि कूट भाषा में 7 को CBRT यानी क्यूब रूट CBRT संकेत में लिख दिया, क्यूब रूट 343 का CBRT, 7 का CBRT 343 है, कोड दिया गया है, तो 9 को क्या देंगे, तो CBRT तो देंगे। ठीक है, ये तो कंफर्म है, CBRT देंगे। अब 9 का क्या है, यहां पे मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है कि 7 का क्यू 343, तो 9 का क्यू 729, तो सी क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया, क्या आप नोट कर रहे हैं? चलिए, आप बिल्कुल नोट कर रहे हैं, आपको NTS से निकालना ही निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। किसी कूट भाषा में SHOULDER को VPITQDCK लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MORNINGS बी रिटर्न इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो इसका मैं पहले आपको राइट आंसर बता देता हूं। 45 का राइट आंसर है ए। अब कैसे आया ए, चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन।
यहाँ पे मैंने आपके लिए ड्रॉ कर रखे हैं फिगर, आप इसको देख सकते हैं कि SHOU हम 4 को एक में बांटा है, 4 लेटर्स को एक में और 4 लेटर्स को अलग से। ठीक है, तो S के बाद क्या आता है T, H के बाद I, O के बाद P और U के बाद V। तो वैसे M के बाद N, O के बाद P, R के बाद S और N के बाद O। तो यानी यहां +1 कर दिए और यहां पे क्या हो रहा है, -1 का हो रहे हैं। I से 1 माइनस करेंगे तो H आएगा, N में 1 माइनस करेंगे तो M आएगा। ठीक है, G में 1 माइनस F और S में 1 माइनस R। तो यानी शुरू के जो 4 हैं वो +1 और यहां बाद के 4 -1। तो इस प्रकार से ये आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया। आप इसको अपनी जीके की कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जिससे अगर भविष्य में ऐसे प्रश्न आए तो आप आसानी से कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 देख लेते हैं। यदि कूट भाषा में SOLID सॉलिड को हम क्या लिख दे रहे हैं, यानी कूट भाषा में क्या लिख दें, WPSLPIMFHA लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ATEXXQIBVO is the code of which words in the same language, यानी इसको कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है ए, वाटर लिखा जाएगा। ठीक है, अब वाटर कैसे लिखा जाएगा ये देख लीजिए आप। ये मैंने आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, आप इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि कैसे करके SOLI और D आया। ठीक है, तो वैसे ही WATER आया। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, अगर बाय द वे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उस पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। अब रिलेशन वाले हैं। रवि अमन के पिता की बहन का पुत्र है, साहिल दिव्या का पुत्र है जो कि गौरव की माता है, तथा अमन की दादी है, अशोक तान्या के पिता हैं तथा रवि के नाना हैं। दिव्या किस प्रकार अशोक से संबंधित है। ऐसे प्रश्न मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो हमने NTSC और NMS के मैट के पेपर सॉल्व कर रखे हैं, उसमें हमने ये जो रिलेशन वाले हैं उनको विस्तार रूप से बताया है। आप उनको देखें, मैं उनको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं। ठीक है, कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसे जो रिलेशन वाले क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। और फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर आप इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो है सी, वाइफ, पत्नी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, किसी कूट भाषा में, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। ठीक है, किसी कूट भाषा में लॉयल्टी शब्द को B6 M2 E5 A0 D3 C6 J2 और S6 कोड दिया जाता है, तो आप बोकारो BOKARO शब्द को किस कोड में करेंगे। तो 48 का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। P इकलौती बहन है M तथा N की, B जीजा है M का, W का कोई भी पुत्र विवाहित नहीं है, W माता है N की और W का विवाह Y से हुआ है, तो V जो कि T की पत्नी है की एक पुत्री W है, B किस प्रकार T से संबंधित है। तो 49 का जो राइट आंसर है वो है B, पुत्री का दामाद, सन इन लॉ ऑफ डॉटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, कृष्णा राजू की पत्नी है, गोपाल और पल्लव भाई हैं, राजू पल्लव का भाई है, पल्लव कृष्णा का क्या लगेगा। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, पल्लव कृष्णा के बीच में कौन सा रिलेशन होगा। तो 50 का राइट आंसर है सी, देवर, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, प्रतिदिन यानी 24 घंटे में वो क्या हो जाती है, 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे दिन के 12 बजे सही किया गया है
तो सुबह 4 बजे कितना समय दर्शाएगी, यानी सुबह दिन के 12 बजे सुबह 4 बजे कितने घंटे होते हैं, 16 घंटे होते हैं। तो 16 घंटे बाद वो कितना समय, 24 घंटे में वो 15 मिनट तेज हो जाती है, तो कितना समय दिखाएगी। तो 51 का जो राइट आंसर है वो है ए, 4:10 दिखाएगी। सुबह ए इसका राइट आंसर है। अब ये 4:10 कैसे निकला, ये देख लीजिए आप। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है कि दोपहर 12 बजे से सुबह 4 बजे तक होते हैं 16 घंटे। 24 घंटे में घड़ी में मिनट 15 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है, 15 मिनट तेज हो जाती है। तो 1 घंटे में घड़ी में मिनट लगेंगे, तो 15/24, और 16 घंटे में घड़ी के जो मिनट हैं, तेज वाले मिनट हैं, वो लगेंगे 10 मिनट। तो इसलिए सुबह 4 बजे वो क्या दिखाएगी, 4:10 दिखाएगी, ठीक है। यानी वो 1 घंटे में कितने मिनट तेज हो जाएगी, तो 15/24 कर देंगे। और 16 घंटे में कितने मिनट तेज हो जाएगी वो, तो 240 डिवाइडेड बाय 24, तो 10 मिनट वो तेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 52 भी है, वो भी वॉची वाला है। 8:30 पर घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के बीच के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप पहले एक वॉच बना लीजिए, आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 बज गए, तो अब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। आप एक तो पैमाने से नाप सकते हैं, और दूसरा आप जो मैंने फॉर्मूला बता रखा है उससे भी आप कर सकते हैं। तो पहले मैं 52 का आपको राइट आंसर बता दूं। 52 का राइट आंसर है डी, 75। अब 75 कैसे निकला, डी कैसे निकला, तो ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देख लिए कि सबसे पहले हम आवर के को ट्रेस करेंगे कि घंटे की सुई जो पूरे अपने घूमेगी तो कितने कोण का बनाएगी वो, 380 अंश का 360 अंश का कोण बनाएगी। तो उसको हम 12 से डिवाइड कर लेंगे, और चूंकि कितने बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, तो कितने डिग्री का अंश बनाए, कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 255 डिग्री का कोण बनाएगा वो, ठीक है। और जो मिनट की सुई है वो 30 मिनट चल रही है, तो 360/60 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 180 अंश। अब 255 में से 180 अंश घटा देंगे तो 75 अंश आया, तो इसलिए वो क्या है, डी इसका राइट आंसर होगा। 75 अंश इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। यदि जनवरी को शनिवार का दिन है, यानी 1 जनवरी को किसका दिन है, शनिवार का दिन है, तो अधिवर्ष में फरवरी माह का अंतिम दिन कौन सा होगा, यानी लीप ईयर है, यानी फरवरी कौन सा जाएगा, 29 जाएगा, ठीक है। तो 53 का जो राइट आंसर है वो है ए, मंगलवार, ट्यूसडे होगा। कैसे होगा, यहां देख लीजिए, ये है सॉल्यूशन कि जनवरी में विषम दिन है 2 और फरवरी में विषम दिन है 1, तो टोटल विषम दिन हो गए 3, तो शनिवार के बाद तीसरा दिन क्या आएगा, मंगलवार, ठीक है। इसलिए ट्यूसडे राइट आंसर, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कैलेंडर वाला है। सन 1990 के पश्चात वह कौन सा वर्ष होगा जिसका कैलेंडर सन 1990 के कैलेंडर के समान होगा। द आफ्टर द ईयर 1990 विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज 1990। तो 54 का जो राइट आंसर है वो है सी, 1996 का, 1996 का। कैसे होगा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको भी अपने जीके कॉपी में नोट कर लीजिए। 1990 में 365 दिन होते हैं, यानी एक विषम दिन हुआ। 1991 में 365 दिन यानी एक विषम दिन। 1992 में 366 दिन यानी 2 विषम दिन। इसी प्रकार 93, 94, 95 में एक एक विषम दिन है। तो 1990 से 1995 दिन तक टोटल 7 विषम दिन है। तो इसलिए 1996 में वही कैलेंडर होगा जो 1990 का होगा, ठीक है। आई होप है आपको ये क्वेश्चन नंबर ये वाला भी समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 54 भी समझ में आएगा। आप इसको भी नोट कर सकते हैं अपने जीके कॉपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। यदि किसी माह का चौथा शनिवार 22वां दिन है तथा उस माह का 13वां दिन कौन सा रहा होगा, तो 55 का जो राइट आंसर है वो है सी, बृहस्पतिवार, थर्सडे, गुरुवार कैसे रहा होगा। चलिए ये देख लेते हैं, ये आपके लिए सॉल्यूशन है। चूंकि
एक महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है, यानी जो चौथा शनिवार है वो 22वां दिन है, तो जाहिर है पहले के 3 शनिवार 15वें, 8वें और पहले के 7वें हैं, और इसी प्रकार 15 तारीख शनिवार था, तो 13 तारीख को क्या होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, तो इसलिए सी राइट आंसर होगा, बृहस्पतिवार या थर्सडे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 और 57 के लिए निर्देश हैं। ये दर्पण वाले हैं। दर्पण को किसी एक्स वाई की स्थिति में रखा जाए तो निम्नलिखित में आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के ठीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। आपको दर्पण के वाले प्रश्न हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो 56 का अगर ये दर्पण में दिख रहा है तो 56 का राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। ठीक है, जो यहाँ दिख रहा है तो वो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक, और जो ये तीर का निशान है वो ऊपर ही को है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, ये भी दर्पण वाला ही है। तो इसमें मैं इसको साफ कर लेता, हाँ, तो इसमें क्या बनेगा 57 का, जो पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि इसमें बी राइट आंसर है। तो सबसे पहले इधर है, तो सबसे पहले ये त्रिभुज इधर बनने वाला, फिर यहाँ पे वृत्त बनेगा, और फिर ये जो ये तीर का निशान है ये सबसे पहले ये ऐसे करके और ऐसे करके बनेगा। ठीक है, तो बी क्या है, राइट आंसर है। 57 का बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, ये जल प्रतिबिंब वाला है। अभी तक हमने दर्पण वाले देखे, अब ये क्या है, दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो 58 का क्या होगा, यहाँ पे पी है तो पी ठीक उल्टा बनेगा इसका, पी ऐसे बनेगा, ऐसे करके पी बन जाएगा। तो ऐसे करके पी सिर्फ एक ही में, तो यानी ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ है तो यहाँ पे प्रतिबिंब ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि P का अर्थ गुणा और Z का अर्थ प्लस G का अर्थ माइनस और V का अर्थ डिवाइड, तो 6Z 6P 6V का मान होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका 59 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा C 12। कैसे करके होगा ये देख लीजिए, हमने मान रख दिए। ठीक है, क्योंकि पहले का मान क्या है, ये ऐसे करके ये मान रखे जाएंगे। Z का मान क्या है, धन, तो सबसे पहले हमने धन रख दिया। ठीक है, और P का मान क्या है, गुणा, तो यहाँ पे गुणा रख दिया। और V का मान है भाग, तो यहाँ पे भाग रख दिया, तो 12 आया। अब 12 कैसे आएगा, 6 में 6 को भाग देंगे 1, क्योंकि बोडोमास का प्रयोग करेंगे 1। ठीक है, अब इसको उसके बाद गुणा करना है, तो 6 कम 6 और धन 6 प्लस 6 12, तो ये राइट आंसर आए। सी ये राइट आंसर होगा। आपने समझ लिया है। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। यदि चिन्हों गुणा, मल्टीप्लाई, डिवाइड को एवं संख्याएं 2 और 4 को आप परस्पर बदल देते हैं, यानी गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा कर लेते हैं, 2 की जगह 4 और 4 की जगह 2 को आपस में बदल देते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, ये सही होगा। तो 60 का जो राइट आंसर है वो है डी। डी बिल्कुल सही होगा। तो कैसे करके, यहां पे आपको मैंने सारे के दे रखे हैं, आप ये देखिए कि डी को ऐसे करके हमने चेंज कर लिए। ठीक है, 4 की जगह 2 कर दिया, 4 की जगह 2 कर दिया और 2 की जगह 4 कर दिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया, तो डी इसका राइट आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 61 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि m मल्टीप्लाई 5 गुणा गया n का तात्पर्य है कि m पुत्री है n की, और m धन n यानी n प्लस n का तात्पर्य है m पिता है n का, और n डिवाइडेड n का तात्पर्य है m माता है n की, तथा m माइनस n का तात्पर्य है m भाई है n का। तो दिए गए समीकरण p डिवाइडेड q प्लस
आर माइनस टी मल्टीप्लाई के अनुसार पी के से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, आपको ये ध्यान से पढ़ना है। ऐसे प्रश्न आए तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत इजी होते हैं लेकिन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और जो रफ पेज है उसमें आपको करते रहना है। ठीक है, तो 61 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं कि बी मदर इन लॉ, सास होगी। अब कैसे होगी सास, चलिए देखते हैं। ये मैंने आपके लिए बता रखा है कि P डिवाइडेड Q था, तो P Q की माता है, P प्लस आर सॉरी Q प्लस आर, तो Q R का पिता है और R T का भाई है। तो इस प्रकार से क्या होगा, P K की सास है। तो ये सॉल्यूशन है। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लें। समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार थोड़े से पीछे जाएंगे और क्वेश्चन को फिर से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:5 है, सॉरी 5:3 है। तो 4 वर्ष पूर्व ए की आयु तथा 4 वर्ष ए की आयु तथा 4 वर्ष तथा बी की आयु का अनुपात 1:1 है। तो 4 वर्ष बाद ए की आयु तथा 4 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 62 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता दें। 62 का जो राइट आंसर है वो है सी। अब सी कैसे आया, ये आपके लिए सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता रखा है कि कैसे करके ये आया। तो माना एम और एन की वर्तमान आयु क्या है, 5x और 3x है। 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 4 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात होगा 1:1। तो ये करके हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो x इक्वल टू 4 और m और n की वर्तमान आयु क्रमशः 4x 5 गुणा गया 4 वर्ष, क्योंकि x मान लो 4 आ गया यहाँ पे था ना, और 3x यानी 20 और 12 ईयर है। तो अब इनका अनुपात क्या होगा, ये 3:1 होगा। आपको समझ नहीं आए तो एक बार आप इस सॉल्यूशन को फिर से देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। मणि की आयु 47 वर्ष है, यानी 47 वर्ष है, और जॉन की 13 वर्ष है। कितने पश्चात मणि की आयु जॉन की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 13 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, और इसमें भी 20 ऐड करेंगे तो ये आएगा 67। तो ये नहीं बैठा। 33 का मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 66 होगा। तो ये एक ज़्यादा हो गया, तो ये विकल्प सही नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं बी वाला। अब इसमें 13 में 21 ऐड करेंगे तो 34, और इसमें भी 21 ऐड करेंगे तो 68। बिल्कुल सही है। 34 2 जा 68, तो यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है बी। ठीक है, ऐसे प्रश्न आए तो आप ये बहुत इजी होते हैं, आप इनको ऐड कर सकते हैं। 63 का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, 21 वर्ष पश्चात उनकी दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है 5 वर्ष पूर्व रोहन और मोहित की आयु का योग 40 वर्ष था, 40 वर्ष था। अब रोहन की आयु व मोहित की आयु का अनुपात 4:1 है। तो अब रोहन की आयु कितनी है। तो 64 का जो राइट आंसर है वो है बी 40। अब 40 कैसे आया ये देख लेते हैं। मैंने आपके लिए सॉल्यूशन दे रखा है। आप 40 ये देख लीजिए कि यहाँ पे ये है कि माना रोहन और मोहित की आयु क्रमशः x और y वर्ष है। ठीक है, तो ये हमने समीकरण बनाया और लास्ट में ये 40 ईयर आ गया। ठीक है, तो आपने ये समीकरण नोट कर ली। ठीक है, पूरी की पूरी समीकरण नोट कर ली तो कैसे करके 40 ईयर आए। ठीक है, आप एक बार फिर से प्रश्न देख सकते हैं और उसके बाद फिर से आंसर देख सकते हैं। आप प्रश्न देख लीजिए कि कैसे है कि मोहित 5 वर्ष पूर्व रोहन और मोहित की आयु का योग 40 वर्ष था। अब रोहन की आयु व मोहित की आयु का अनुपात 4:1 है। तो अब रोहन की आयु कितनी है, तो कैसे करके 40 आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व एक 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। नए बच्चे के जन्म के पश्चात अब भी परिवार के सदस्यों की औसत आयु समान है। तो नए बच्चे की आयु कितनी है। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को समझ लें। 3 वर्ष पूर्व क्या थी, एक परिवार में जो 5 सदस्यीय परिवार था उनकी जो औसत आयु थी 17 वर्ष थी।
नए बच्चे के जन्म के पश्चात अब भी परिवार के सदस्यों की औसत आयु समान है तो बच्चे की आयु कितनी है? तो पहले मैं इसको आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। 65 का जो राइट आंसर है डी, 2 वर्ष है, 2 ईयर है। अब 2 ईयर्स कैसे आई देख लेते हैं। जो ये आपके लिए मैंने सॉल्यूशन कर रखा है कि माना बच्चे की उम्र x है, 3 वर्ष पहले बच्चे की कुल आयु 5 मल्टीप्लाई बाय 17 तो 85 वर्ष थी उनकी औसत आयु। ठीक है, वर्तमान में 5 सदस्यों की कुल औसत आयु तो 85 धन 3 गुणा गया 5 बराबर 100 वर्ष हो गई। ठीक है, बच्चे सहित वर्तमान समय में परिवार की कुल आयु तो यहाँ पे 100 प्लस x। ठीक है, वर्तमान समय में बच्चे सहित परिवार की औसत आयु अगर 17 वर्ष है तो 100 प्लस x अपॉन 6, क्योंकि अब तो 6 सदस्य हो गए तो 17, तो x 100 प्लस x इक्वल टू 102। अब तो x का मान निकालेंगे, 102 में से माइनस 100 कर देंगे तो 2 वर्ष आ गए। ठीक है, तो आप इस प्रश्न के साथ इस सॉल्यूशन को भी नोट कर लेंगे। ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 देख लेते हैं। यदि PALM शब्द को एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है तो नए शब्द के बाएं ओर से तीसरे शब्द क्या होगा? ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, बहुत इजी है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर ए होगा। ठीक है, आपको PALM से एक शब्द बनाना है। ठीक है, और जिसमें क्या होगा तो नए शब्द के बाएं ओर से तीसरा शब्द क्या होगा? M होगा। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या आपने ये क्वेश्चन किया, जिससे मुझे भी पता लगे कि आप क्वेश्चन नंबर 66 तक पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। दिए गए नंबरों के सेटों का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। 4, 8, 9, 5, 4, 1, 6, 5, 4, 9, 5, 3, 7, 8, 3 प्रत्येक संख्या सेट के 3 अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निम्न में से किस संख्या के अंकों से सबसे छोटी संख्या बनेगी? ठीक है, आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 67 का जो राइट आंसर है वो है बी। आप देखें, अगर इसको इनसे सबसे छोटी संख्या इसी से बन सकती, क्योंकि 1 इसी में है। ठीक है, 1 इसी में है। ठीक है, अगर इसको क्रम से व्यवस्थित करते हैं तो 1 इसी में है तो बी ही राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं? आपको सम संख्या देखनी, लेकिन उसमें कंडीशन है जिनके ठीक पहले 6 हो और ठीक बाद में 3 हो। तो आप इसमें बड़े ध्यान से गिन लेंगे, बहुत सरल से क्वेश्चन होते हैं ये। तो 68 का जो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं, तो ऐसी सिर्फ 3 संख्या है। सी इसका राइट आंसर है। तो आप ये देख रहे हैं, मैंने यहां पे आपके लिए सॉल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, कि जिससे ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 3 है। ठीक है, तो सिर्फ ऐसी 3 ही संख्याएं हैं, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 2 अंकों के जोड़ों का गुणनफल 7 से ठीक बाद के 2 अंकों के जोड़ों के गुणनफल से अधिक है? तो आप इस जो पहले क्वेश्चन को एक और बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसका राइट आंसर बता देता हूं। 69 का जो राइट आंसर है वो है डी। सिर्फ ऐसी 3 ही संख्याएं हैं। यहां पे मैंने आपके लिए सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं कि कैसे करके वो 3 ही संख्याएं ऐसी कैसे बैठ रही। तो ये 7, 7 और 7। ठीक है, तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल प्रश्नों के हिसाब से बिल्कुल सही बैठ रही है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, श्रेयस को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद किंतु 18 फरवरी से पहले आता है। यानी 15 फरवरी के बाद और 18 से पहले, तो कितने दिन बचे? 16 और 17 2 दिन बचे आता है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद किंतु 19 से पहले है। तो बहन को क्या याद है कि 16 के बाद यानी 17 और 18 2 दिन बचे। ठीक है, बहन के हिसाब से ये 2 दिन और भाई के हिसाब से ये 2 दिन है। ठीक है, श्रेयस के भाई का जन्मदिन
फरवरी की किस तारीख को है? तो 16 को भी नहीं है, 16 के बाद तो 16 को भी नहीं है, और 18 को तो नहीं है, तो सिर्फ एक ही संख्या बची हमारे पास 17। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है डी, 17 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। मैं साफ कर लेता हूं। हाँ, 5 छात्रों का उनकी बुद्धिमत्ता स्तर जांचने हेतु मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया। रिपोर्ट में मनोवैज्ञानिक ने पाया कि ए बी से कम बुद्धिमान, सी डी से कम बुद्धिमान, बी सी से कम बुद्धिमान और ए ई से अधिक बुद्धिमान है। तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? तो 71 का जो राइट आंसर है वो है सी, डी सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब कैसे है? ये सॉल्यूशन दे रखा है कि सबसे बुद्धिमान कौन है, डी, उसके बाद सी, फिर बी, फिर ए और सबसे कम बुद्धिमान ई है। ठीक है, तो आपके प्रश्न के हिसाब से डी राइट आंसर हुआ। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, ओलंपिक खेलों में 6 देशों के ध्वज के खंभे पर निम्न तरीके से फहराए गए थे। जो ध्वज फहराए गए थे, जो ध्वज थे वो इस प्रकार से फहराए गए थे। अमेरिका का ध्वज भारतीय तिरंगे के बाईं ओर तथा फ्रांस, मैं साफ कर लेता हूं, अमेरिका का ध्वज भारतीय तिरंगे के बाईं ओर तथा फ्रांस के ध्वज के दाईं ओर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारतीय ध्वज के दाईं ओर लेकिन जापान के ध्वज के बाईं ओर है, जो कि चीन के ध्वज के बाईं ओर स्थित है। तो बताइए कौन से 2 देशों की ध्वज बीच में होंगी? तो ये आप इसको पहले सीरियल से लिख लेंगे। ठीक है, आप अपनी कॉपी में बना लीजिए कि कौन कैसा है। मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो 72 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ध्वज बीच में है। ठीक है, कैसे हैं ये देख लीजिए। यहां पे मैंने आपके लिए सॉल्यूशन दे रखा है कि सबसे किनारे पे फ्रांस, उसके बगल में अमेरिका और बीच में ऑस्ट्रेलिया और भारत, भारत और ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान और लास्ट में चीन। यानी सबसे बाहर से चीन और फ्रांस के हैं और बीच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के ध्वज हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें सबसे पहले निर्देश पढ़ लेंगे आप। ठीक है, इसमें निर्देश है क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। 73 से 77 तक क्वेश्चन नंबर, इसके लिए इंस्ट्रक्शन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसमें है कि निम्नलिखित अनुच्छेद का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 मित्र पी, क्यू, आर, एस और टी दिल्ली से 5 विभिन्न शहरों देहरादून, जयपुर, चंडीगढ़, रायपुर, बेंगलुरु की यात्रा 3 अलग अलग तरह के परिवहन के माध्यम से ट्रेन, हवाई जहाज, कार से करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो। तीनों प्रकार के परिवहनों के माध्यम से 2 प्रकार के परिवहनों का प्रयोग अधिक से अधिक 2 व्यक्ति करते हैं। जहाज का प्रयोग सिर्फ वही व्यक्ति करता है जो बेंगलुरु जाता है। टी जयपुर कार से गया, पी चंडीगढ़ ट्रेन से गया, वह जो ट्रेन से यात्रा करता है वह देहरादून नहीं जाता है। क्यू से ट्रेन यात्रा करता है, जबकि आर यात्रा करता है, आर कार से यात्रा करता है। तो आपको ये प्रश्न दे रखा है। अब इसके नीचे आप इस जो इंस्ट्रक्शन है इसको पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 73, निम्नलिखित संयोजन में कौन सा क्यू के लिए सत्य है? ए चंडीगढ़ कार से, क्यू कहां गया? चंडीगढ़ कार से। बी जयपुर ट्रेन से, रायपुर ट्रेन से और जयपुर कार से। तो 73 का जो राइट आंसर है वो तो सी है, रायपुर ट्रेन से। अब इसका सॉल्यूशन करने का एक तरीका है कि आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, एक तालिका बना लीजिए। ठीक है, यहां पे नाम, कौन से प्लेस और यहां पे कहां कहां गई हो। ठीक है, एक ऐसे आप तालिका बना लेंगे। मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन तालिका बना रखी है। ठीक है, आप ऐसी इसी प्रकार अगर प्रश्न आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो आता ही आता है। ठीक है, और उसमें एक प्रश्न के अंदर कई प्रश्न होते हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका रफ पेज होगा पीछे, उसमें नेम, सिटी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो पी कहाँ गया? चंडीगढ़ गया और ट्रेन से गया। क्यू कहाँ गया? रायपुर गया और ट्रेन से गया। आर कहाँ जा रहा है? देहरादून और कार से गया। एस बेंगलुरु गया और एरोप्लेन से गया। टी जयपुर गया और कार से गया। तो सबसे पहले अगर ऐसी तालिका आप फाइंड आउट कर देते हैं, एक रफ कार्य कर देते हैं पीछे, ठीक है, तो आपके लिए सारे प्रश्न बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है,
तो चलिए इसकी बेस पे हम और क्वेश्चन देखते हैं। आप उस जो मैंने दो तालिका बनाई है ऊपर, आप उसको एक बार अपनी कॉपी में देखेंगे और फिर ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित व्यक्ति और परिवहन का माध्यम कौन सा सत्य है? टी ट्रेन, पी कार, क्यू कार और एस हवाई जहाज। तो 74 का अब तो आपके लिए आसान हो गया। तो इसमें जो कौन सा सही है? डी एस हवाई जहाज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, देहरादून जाने वाले व्यक्ति किस माध्यम से गया? तो क्या वो ट्रेन, हवाई जहाज, बस या कार? अगर आपने तालिका आपको याद हो गई है तो आपके लिए आसान हो गया है। तो 75 का जो राइट आंसर है वो आपने बता ही दिया है कि यह है डी कार। ठीक है, कार इसका राइट आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से देहरादून की यात्रा किसने की? तो टी एस आर पी, ये भी आपको आ गया है। तो 76 का जो राइट आंसर है वो है सी, आर ने ये यात्रा की है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्थान और परिवहन माध्यम का संयोजन सही नहीं है। चंडीगढ़ ट्रेन, जयपुर कार, रायपुर कार, बेंगलुरु और हवाई जहाज। तो 77 का जो राइट आंसर है वो है सी, रायपुर कार, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 मैं साफ कर लेता हूं। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। कक्षा परीक्षा में रमा का ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां स्थान है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, तो 78 का जो राइट आंसर है वो है 30। अब कैसे आया? शुरू से उसका 16वां स्थान है और पीछे से 15वां स्थान, तो टोटल कितने स्थान हो गए? 31। ठीक है, और एक तो वो स्वयं ही है, तो इसमें से एक माइनस कर लेंगे। अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका 16वां स्थान है। ठीक, और पीछे से उसका 15वां स्थान, तो एक वो स्वयं भी तो है, एक रमा स्वयं भी है, तो इसमें से हम रमा को घटा देंगे तो आंसर आएगा 30। तो आपको, आई होप कि आपने ये जो पूरी प्रोसेस है ये समझ ली है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक कक्षा में संजय का क्रम ऊपर से 5वां और प्रकाश का क्रम नीचे से 9वां है। यदि दोनों के क्रम आपस में बदल दिए जाएं तो प्रकाश का क्रम नीचे से 27वां हो जाता है। बताएं कि कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तो सेम आपको ऊपर वाली प्रोसेस करनी है जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, तो 79 का जो राइट आंसर है वो है बी, 31 बच्चे हैं वो उसमें। ठीक है, इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 से 86 तक के लिए हमारे पास निर्देश हैं। इसको हम निर्देश बड़े अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं। आपको निर्देश बहुत अच्छे से पढ़ने, जिससे कि आपको वो जो भी प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आ जाए। संख्याओं और आकृतियों के पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखें। ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या या आकृति होगी। ठीक है, तो आपको प्रश्न दे रखे होंगे, जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है आपको वो फाइंड आउट करना कि वहां पे क्या होगा। ठीक, आई होप कि आपने जो निर्देश हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। यहाँ पे जिस प्रश्नवाचक की बात कर रहे थे, ये जो प्रश्नवाचक की बात, तो वो प्रश्नवाचक ये है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं कि 80 में क्या है। यहाँ पे 13, 19 और 4, 71, 9 और 10, 128, 32 और यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा? तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इनमें आपस में संबंध क्या है। तो आप देखिए, इनमें हम 13 प्लस 19, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हुआ? 13 और 19, 32। अब इसको डिवाइड 4 से नहीं, डिवाइड 8 से करेंगे तो 4 राइट आंसर आएगा। इन सबको 8 से ही डिवाइड करना है, यही इसका पैटर्न है। ठीक है, 32 में 8 का भाग दिया तो 8 चौका 32। ठीक है, सही हो गया। वैसे ही इसका देखते हैं हम, इस वाले पैटर्न का देखते हैं। 71 और 9 80 हुआ, और 80 में 8 से डिवाइड किया तो 10 आया। ठीक है, तो वैसे ही इसको भी करेंगे। 100, अब आपको तो खैर समझ में आ गया। 128 को 32 तो कितना हुआ? आप ही देखिए, 8 2 10 और 3 2 5 और 6 160। अब 160 को 8 से डिवाइड करेंगे
तो जो राइट आंसर है अब वो कितना, अब आपने कर लिया है। मैं पहले ऑप्शन दिखा देता हूं आपको। तो जो 80 का जो राइट आंसर है वो है सी, 160 आया था ना, इसका जोड़ के 128 और 32 को जोड़ के 160, 28 और 32 को जोड़ के 160 और उसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो जो राइट आंसर है वो है सी, 20। ठीक है, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बड़ी ध्यान से देखेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है, ये होते आसान है, पूरा मैथमेटिकल्स होते हैं, तो आप इनमें ये लॉजिक लगा के देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। 81 भी वैसे ही है। ठीक है, इसमें 6, 8 और 3, ठीक है, और 51। तो कैसे करके लॉजिक क्या बन रहा है 81 में? 53 कैसा है? 8 6 48, इन दोनों को ऊपर के मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें प्लस 3, ठीक है, तो आया 51। वैसे 15 4 60 और प्लस 5, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस 5 तो 65। तो वैसे 25 100 और 20 जोड़ के, तो इसका जो राइट आंसर है अब आपने कर ही लिया 120। ठीक है, तो इनमें लॉजिक ये वाला लॉजिक लग रहा है। आप समझ गए हैं कि इन दोनों को शुरू वाले को क्या करना है, इन शुरू वाले को मल्टीप्लाई और फिर नीचे वाले 3 को प्लस। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको प्लस, तो ये आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको 5 को फिर प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई और 5 को प्लस। ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर आएगा 120, डी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में भी क्या लॉजिक लग रहा है, ये देखिए कि यहां पे क्या लग रहा है। यहां पे 7 7 2 और 40। अब कैसे आया भाई 7 7 2 और 40? या यहां पे दूसरा वाला क्वेश्चन देखें 5 3 8 14, और यहां पे व्हाट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? तो पहले लॉजिक देखिए, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। 7 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 5 7 और 2 9, तो 7 7 49 माइनस 9, तो आया 40, आया ना, ये 40 आ गया। तो वैसे ही क्या करेंगे, 5 5 दूसरे वाले के देखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 8 प्लस 3 11। अब इसमें 11 घटाए तो 14, आया 14 राइट आंसर। ठीक है, तो वैसे ये है 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81 और 9 और 7 प्लस 6 13। ठीक है, तो आया, अब आपने कर लिया है। तो 82 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी 68। अब देख लीजिए आप, 11 में से 3 गया 8 और यहां पे 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, 68। तो ये आ गया। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया है। तो कैसे करके 68 राइट आंसर आया ये देखिए। अगर आपको समझ में आए तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से थोड़ा पीछे जाके आप इसको दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, तो यहां पे है 25 57 49 81 92 4 121 36। तो यहां पे क्या आएगा? अब ये देखिए, इनमें पहले लॉजिक देखते हैं कि इनमें लॉजिक क्या लगा है। ठीक है, ये क्या है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, और 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है। तो ये दोनों इसमें कॉमन ले लिए, यहाँ पे 7 हो गया। वैसे ही 81 क्या है, 9 का स्क्वायर, और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 92 हो गया। अब इसमें देखते हैं 121 क्या है, तो ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 6 आएगा। तो अब इन दोनों को इन्होंने कॉमन ले लिया है, तो ये इसका जो राइट आंसर है 16 है। आपको इसमें स्क्वायर रूट निकालना है। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 49 का स्क्वायर रूट 7, तो हो गया 57। 81 का स्क्वायर रूट 9 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया 92। 121 का 121 का स्क्वायर रूट 11 और 36 का स्क्वायर रूट 6, तो
तो आ गया 116। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए, अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं हम 0, 7, 26 और क्वेश्चन मार्क। आपको इस क्वेश्चन मार्क पे जो ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी में से राइट आंसर भरना है। तो इसमें कौन सी संख्या आएगी? तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का लॉजिक देख लेते हैं कि कौन यहाँ पे 0 क्यों आया, यहाँ पे 7, यहाँ पे 26, इनके बीच में क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले 0 का देख लेते हैं। तो 0 क्या है? 1 का क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपने देख लिया। 7 कैसे आया? तो 7 2 का क्यू माइनस 1, 2 का क्यू क्या हो जाएगा? 8 और माइनस 1 इक्वल टू 7। तो यहां पे 7 आ गया। अब 26 कैसे आया? तो 3 का क्यू माइनस 1, 3 का क्यू 27 माइनस 1, तो ये 26 आ गया। अब यहां पे प्रश्नवाचक भी क्या होगी? तो आप देखिए 1 2 3 करके हो रहा है। तो यहां पे 4 का क्यू माइनस 1, तो यानी 4 का क्यू 64 माइनस 1, तो यहां पे क्या आएगा? डी वाला सही होगा, यहां पे आएगा 63। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है डी। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 84 आपको समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर वाले हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं कि यहां पे एक ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर यहां पे आपको सही प्रश्न भरना है, फिर ऐसा हुआ। ठीक है, वैसे आप देख लीजिए प्रत्येक क्या हो रहे हैं? 45 डिग्री पे झुक जा रहे हैं। ठीक है, तो 85 का जो राइट आंसर है वो है डी, यहां पे ये आएगा। ठीक है, यहां पे देखिए दोनों ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे झुक रहे हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 45 पे ये भी झुक रहा है, लेकिन इसमें जो ब्लैक साइन है उसको देख लीजिए, वो हमेशा क्या हो रहा है? नीचे की ओर ही रह रखा है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक नीचे, यहाँ पे ये नीचे था, तो ये क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 86 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का यहाँ पे जो पैटर्न बनना है आप इसको देखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो 86 का जो राइट आंसर है वो है डी, यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर। चलिए फिगर वाले तो आप आराम से कर सकते हैं, आपने तो 2 या 3 बार देख लीजिए, आसानी से वो हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने उन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 87 है, कथन और निष्कर्ष वाले हैं। कथन है कक्षा में सभी लड़कियां परिश्रमी हैं, सभी मेहनती हैं, और निष्कर्ष है कक्षा में एक भी लड़का नहीं है, या कक्षा में लड़के मंदी बुद्धि के हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है कि केवल निष्कर्ष एक कथन का अनुसरण करता है, तो ऐसा तो नहीं है। केवल निष्कर्ष 2 कथन का अनुसरण करता है, ये भी सही नहीं है। निष्कर्ष 1 तथा व 2 दोनों कथन का अनुसरण करते हैं, ये भी नहीं है। न तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 कथन का अनुसरण करते, तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, क्योंकि इस कथन और इन जो निष्कर्ष हैं इनमें कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसलिए न तो निष्कर्ष 1 और 2 और कथन का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देख लें, ये भी कथन और निष्कर्ष वाला है। सभी अभिनेता लेखक हैं, कुछ लेखक नृत्यकार हैं, और सभी कवि लेखक हैं। तो निष्कर्ष ये है कि सभी अभिनेता कवि हैं, कुछ नृत्यकार डांसर लेखक हैं, और कुछ डांसर अभिनेता भी हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 निष्कर्ष दे रखे हैं। नहीं, तो इसका क्या है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, केवल 3 और 2 और 3 अनुसरण करता है, केवल 1 और 3 अनुसरण करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोअर। ठीक है, तो सिर्फ क्या करता है? केवल निष्कर्ष सेकंड ही अनुसरण करता है, केवल ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 88 का ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास श्रृंखला वाला दे रखा है फिर से। ठीक है, तो इसमें दी गई श्रृंखला को पूरा करें, द कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो ZSWOTKQG, तो यहाँ पे 2 कौन कौन आएंगे? तो
तो पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। 89 का जो राइट आंसर है वो है ए। एन और सी आएंगे। कैसे आएंगे चलिए देख लेते हैं, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बना रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। आप इनको देखेंगे, जेड कितने पता है 26, एस 19, फिर डब्ल्यू 23। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पैटर्न कैसे बन रहा है, 3 -3 -3 -3। तो -3 करके यहाँ पे क्यू का -3 एन 14 पे। और ये क्या जो दूसरा पैटर्न बनना है -4 -4 -4 और -4। तो जी का -4 करेंगे, जी 7 पे आता है, और -4 करेंगे तो 3 होगा। तो इसलिए एन और सी इज राइट है, ठीक है। इस प्रकार की सीरीज में दो या कभी कभी दो, कभी एक, कभी दो, और कभी कभी तो 3 जो सीरीजें भी बनती हैं। तो आप इस प्रकार की प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या अपनी कॉपी में इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इसमें निर्देश दे रखे हैं। सबसे पहले हम निर्देश देख लें। निर्देश 90 से 92 के लिए निम्न उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो नीचे दिखाए गए कागज को मोड़ने और पंच करने और खोलने के बाद है। यानी ये कागज वाले हैं, ठीक है। आपको ऐसा पेपर है, फिर उसको ऐसे मोड़ा, फिर उसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे किया, और फिर लास्ट में ऐसे पंच किया। तो जब पेपर को खोलेंगे तो कैसा चिन्ह मिलेगा। तो 90 का जो राइट आंसर है वो अगर ऐसा एक पेज में ऐसा बन रहा है, तो अगर उसको खोलेंगे पूरा करेंगे तो वो ऐसा बनेगा। सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। सी इज राइट आंसर, ओके। आप इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसको करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, ये भी वही है कि हमने एक कागज को लिया और उसका ऐसे उसमें पंच किया। तो जब उसको ओपन करेंगे उस पेपर को, कागज को, तो कैसे होगा। तो 91 का जो राइट आंसर है तो एक कोने पे कर रखा है, ठीक है। आप देखें तो एक कोने पे कर रखा है, वो जो एक आयत बन रखा, एक ट्रायंगल बन रखा, एक त्रिभुज बन रखा, दो छोटे छोटे वृत्त बन रखे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट भी फिर से वही पेपर वाला पैटर्न है कि इसमें एक होल ऐसे कर रखा है, एक होल ऐसे का, यानी एक बड़ा वृत्त है या बिग होल है और एक स्मॉल होल है। तो इसको जब हम पेपर को ओपन करेंगे तो कैसा बनेगा। तो 92 का जो राइट आंसर है वो है बी, ऐसा पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे। तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जब पेपर खुलेगा ना तो ये सेंटर में होगा और ये बाहर की तरफ रहेगा, क्योंकि पेपर को 1/4 हो गया ये पेपर। तो इसको ओपन करेंगे तो एक पैटर्न, एक छोटा गोला यहाँ पे, एक छोटा गोला यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक बड़ा वाला बाहर, एक बाहर, एक बाहर। तो ये ऐसा, ये बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ये थोड़े से ट्रिकी है। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं, आपको रेक्टेंगल देखने हैं, ठीक है। तो 93 का जो राइट आंसर है वो है बी। आप ऐसे ही नहीं गिनेंगे, ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप 8 कर देते हैं। तो एक्चुअल में 8 नहीं है, ये क्या है, 18 है। 18 कैसे हैं, चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तो अगर हम सिर्फ इतने वाले को लेते हैं तो इसमें कितने हैं, इसमें दिखने के लिए 2 हैं, लेकिन एक्चुअल में 2 नहीं है, ये 3 है, ठीक है। एक ये था, एक आयत ये है, फिर उसमें 2 और 3, तो 3 इसी में क्या हो गए, 3 आयत बन गए। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको ये 18 इसमें 18 आयत हैं। तो आप इसकी काउंटिंग अपने पहले कॉपी में डायग्राम बनाइए और फिर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी वही क्वेश्चन है, लेकिन ये त्रिभुज वाला है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या का पता लगाएं। फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। आपको जो ये फिगर दे रखा है इसमें ट्राइंगल देखने हैं। तो इसमें ट्राइंगल कितने हैं, इसमें एक कोने पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। इस पे भी 3 ट्राइंगल बनने, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और 3 ट्राइंगल। तो यानी एक पे 3 ट्राइंगल बनने, 3 3 9 6, 3 3 9, 3 चौको 12, और 3 ये हैं 12 3 15, और 3 ये हैं 15 3 18। तो 94 का जो राइट आंसर है वो है ए,
18 राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इस पे कितने बन रहे हैं 3। ठीक है, 3 ये हुई, 3 ये 6, 3 9 और 3 12। ठीक है, फिर 3 15 और 3 18। ठीक है, तो इसलिए ए इज राइट आंसर। ठीक है, 18 इसमें कितने बने, 18 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही आप ये आयत वाला प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें आपको दे रखा है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में छिपी हुई है, पता लगाएं कि आंसर द फिगर व्हिच इज हिडन द क्वेश्चन फिगर। ये वाली आकृति किस वाले प्रश्न में, या ये जो ऑप्शन दे रखे इनमें से कौन इसमें छुपा हुआ होगा। तो 95 का जो राइट आंसर है वो है बी, ये वाली आकृति छुपी हुई है। अब कैसे छुपी हुई, जब देख के बताएं आप। ये हुआ, फिर ये हुआ और ये हो गया। ठीक है, आपने देख लिया, ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ और ये हो गया। ठीक है, तो ये बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। इसमें कितने घन छुपे हुए हैं, दी गई आकृति में कितने घन हैं। तो इसको भी जैसे मैंने त्रिभुज का किया, आप इसको भी वैसे ही करेंगे। तो 96 का जो राइट आंसर है वो है सी 10। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 97 का। दी गई आकृति में डायस की दो अलग अलग अवस्था दी गई है, दो के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो 97 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, 2 के ठीक पीछे 5 है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। प्रश्न आकृति में विलुप्त अंश को पहचानिए और उत्तर आकृति में चुनिए, यानी यहां पे क्या होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने कर ही लिया है। तो 98 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, डी इसको यहां पे बिल्कुल आप देख लीजिए, ऐसा ही पैटर्न है, ऐसा बनाएंगे तो ये यहां पे बिल्कुल फिट आ जाएगा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें पहले निर्देश पढ़ लेंगे हम। निर्देश 99 और 100 के लिए, निम्नलिखित प्रश्नों में किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के सबसे अधिक अवयव है। ठीक है, कौन कितने किसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 99 है। पहले मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूं। तो ये इसके आंसर बी है। ठीक है, साफ कर लेता हूं। हाँ, अब देखिए, अब पूरा दिख रहा है। तो ये कोई क्वेश्चन फिगर है और ये आपको इसमें से छानने हैं। ठीक है, तो 99 में किसमें सबसे ज्यादा छुपे हुए हैं। तो अगर आप ये देखेंगे, इसके सारे कंपोनेंट देखेंगे तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा छुपे हुए हैं। ठीक है, ये इसमें काफी हद तक सिमिलर है। चलिए प्रश्न संख्या 100 देख लेते हैं। प्रश्न आकृति, तो ये प्रश्न आकृति है और ऐसी ही किस्में है, ये इनमें से आपको चूज करना है। तो 100 का जो राइट आंसर है वो है सी। सी में सबसे ज्यादा कंपोनेंट मिल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का पेपर, जो हमने पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। कोई अगर प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि हम जब भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पे भी इसको शेयर करें। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, मेरी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।